नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कानपुर में 8 पुलिस वालों के हत्या का आरोपी विकास दुबे, उसके एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम जो तर्क रखे गए, सुप्रीम कोर्ट उस पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से प्रदेश सरकार पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हमें इस बात पर हैरानी है कि आखिर इतने मामलों का मुजरिम पैरोल पर बाहर कैसे आता था। असल में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में प्रदेश सरकार ने अपनी सफाई देते हुए मुठभेड़ को सही बताया। इस संबंध में कोर्ट में प्रदेश सरकार ने कहा कि विकास दुबे पैरोल पर था। जब पकड़ा गया तो पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इस दौरान आत्मरक्षा में पुलिस ने उस पर फायरिंग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन तर्कों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखा और तभी प्रदेश की सरकार पर सवालों की ताबड़तोड़ बारिश कर दी। कोर्ट ने कहा कि जिस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसे जमानत मिल गई। यह संस्थान की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और ऐसे में इस मामले में ट्रायल होना चाहिए था। इस दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें हैरानी है कि जिस व्यक्ति पर इतने और गंभीर मामले दर्ज हैं, वो बेल पर बाहर कैसे आ सकता है और फिर इस तरीके की घटना को अंजाम भी कैसे दे सकता है। इसी के साथ अदालत ने विकास दुबे से जुड़े सभी फैसलों की रिपोर्ट मांगी है। इसमें शुरुआत से लेकर अब तक के तमाम मुकदमों की विस्तृत जानकारी के साथ ही यह सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पूरा मामला दिखाता है कि सिस्टम कैसे फेल हो चुका। यह सिर्फ एक मामले की बात नहीं है। इस दौरान यूपी सरकार की ओर से अदालत में तर्क रखा गया कि पुलिस कर्मियों ने अपनी आत्मरक्षा में हथियार चलाया, जवाब दिया। दलील दी गई कि यह मामला तेलंगाना एनकाउंटर से अलग है। पुलिस कर्मियों के भी अपने कुछ अधिकार होते हैं। डीजीपी की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों को मार दिया। जब मुठभेड़ हुई तो वो मारा गया। अब आगे इस पर इतने सवाल है। सवाल कि पुलिसकर्मियों का मनोबल भी टूट सकता है अगर इस पर सुनवाई होती है या जांच होती है, यह भी तर्क रखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कानून लागू होने से पुलिसकर्मियों का मनोबल कहीं से टूटेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अलावा उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और साथ में ही रिटायर्ड कोई पुलिस अधिकारी भी शामिल हो। इस पर यूपी सरकार ने कहा कि इसको लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश करेगी। अब सवाल यह है कि क्या एक एनकाउंटर से पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई? सुप्रीम सवालों से आखिर सरकार कैसे निपटेगी और क्या विकास दुबे एनकाउंटर पर सरकार कहीं से घिर रही है? इन तमाम सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला सुनवाई के फेज में आया, सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार के जो तर्क थे उससे संतुष्टि नहीं दिखाई। आखिर इतने मामलों का मुजरिम पैरोल पर या जमानत पर बाहर कैसे आ सकता था, यह सीधा सवाल था। राज्य सरकार ही कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, यह उसका जिम्मा है। ऐसे में इस मामले में ट्रायल होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ, इसका भी जवाब नहीं था। पूरा मामला दिखाता है कि सिस्टम किस तरीके से एक शख्स के आगे फेल हो गया। कानून लागू होने से पुलिस कर्मियों का मनोबल कैसे टूट सकता है, क्योंकि यह तर्क रखा गया था सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। अब जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और साथ में एक वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को भी शामिल करने की बात हुई है। अदालत ने सभी जो तमाम मामले थे विकास दुबे से जुड़े हुए, उनकी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने कहा कि शुरुआत से लेकर अब तक यानी मुठभेड़ तक, एनकाउंटर तक का पूरा ब्यौरा हमें चाहिए। सर्वोच्च अदालत यूपी सरकार के तर्कों से संतुष्ट नहीं थी। आखिर इतने मामलों का जो मुजरिम था वो पैरोल पर ना सिर्फ बाहर था, बल्कि उसके साथ साथ उसका मनोबल इतना बढ़ गया था कि उसने सुनियोजित साजिश करके 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम तरीके से, बेरहमी से हत्या करके सीधे सीधे न्यायपालिका, हमारी कानून की व्यवस्था, कानून और सरकार सभी को ठेंगे पर ना सिर्फ रखा बल्कि उनको ठेंगा दिखाने का भी काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर के खिलाफ पीआईएल दाखिल करने वाले विशाल तिवारी ने सुनवाई के बाद क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। देश में रूल ऑफ लॉ है, पुलिस स्टेट कभी भी बनने नहीं दिया जा सकता।
तो जो अर्लियर गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लेट डाउन की गई थी कि इन एनकाउंटर केसेस देयर शैल बी ए प्रॉम्प्ट एफआईआर, देन ऑल द आर्म्स शैल बी सीज्ड एंड सर्टेन देयर वर 16 पॉइंट्स गाइडलाइंस। तो हमारी मांग है कि उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और ये जो भी एलेज्ड एनकाउंटर्स हैं, जबकि असलियत में ये हैं कस्टोडियल डेथ्स। तेलंगाना में जो एनकाउंटर हुआ था, हैदराबाद एनकाउंटर केस और ये कानपुर एनकाउंटर केस, बोथ हैव वन मेजर सिमिलरिटी, दैट इज इन बोथ द केसेस अक्यूज्ड वर इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। अंडर द लॉ द कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड वाज गिवन टू देम। हैदराबाद केस में वो रिमांड पर थे, यहाँ पर भी विकास दुबे और जो प्रभात मिश्रा है और एक अन्य हो रहे, उसको ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया था। है कि जो भी कमीशन है दैट शैल इंक्वायर। तो ऐसी कई मेजर फैक्ट हैं, मेजर एविडेंस हैं जो कि इंक्वायरी के बाद ही आएंगे। और इनका जो भी स्टोरी इन्होंने रिप्लाई फाइल किया है मेरी पिटीशन में, तो उसको पढ़ने से पूरा ड्रामेटिक लगता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जा रहे थे, एक कोई कैटल हर्ड आ गया सामने, हमने लेफ्ट को गाड़ी घुमाई, वो पलट गई। अब ये तो फिजिकल प्रिंसिपल को भी चैलेंज करते हैं, बिकॉज इफ यू विल सडनली टर्न ए व्हीकल ऑन ए पर्टिकुलर साइड देन इट विल ऑलवेज ओवरटर्न ऑन द अपोजिट साइड। लेफ्ट को आप घुमाएंगे तो वो राइट को गिरेगा, राइट को एकदम घुमाएंगे तो वो लेफ्ट को पलटेगा। तो इनकी जो भी स्टोरी है दैट इज प्योरली फैब्रिकेटेड। हमारे देश में रूल ऑफ बहरहाल, तो आपने विशाल तिवारी जो कि पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनके तर्कों को सुन लिया। उनका कहना है कि जो जवाब उनको मिला है वो पूरी तरह से ड्रामेटिक है, फैब्रिकेटेड पूरा मामला दिखता है। और उन्होंने एक तुलना किया कि असल में जो हैदराबाद का मामला था और जो ये मामला है, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कम से कम एक सिमिलरिटीज तो हैं। लेकिन सवाल यह भी होता है कि कई बार इस तरीके से एनकाउंटर में सवाल उठते हैं। इस बार भी दुबे के एनकाउंटर के बाद से एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। एक नई राजनीति शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। लेकिन मामला सर्वोच्च अदालत के दरबार में है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में कुछ लूप होल्स देखे और इसीलिए कहा कि आप पहले से न्यायिक जांच तो करा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच होनी चाहिए कमेटी के जरिए, और उसमें कौन कौन मेंबर हो सकते हैं। हमारी तरफ से सुझाव यह है, सरकार ने भी इस पर सहमति जाहिर कर दी। अब अगला कमेटी का गठन एक कदम होगा, उसके बाद जांच में क्या कुछ निकलता है वो दूसरा पहलू होगा। लेकिन सवाल यह है कि थ्योरी में क्या उलझ गई पुलिस और सरकार के तर्कों से क्यों संतुष्ट नहीं है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण साहब हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी आपका। और प्रिंस लेनिन है हमारे साथ, अधिवक्ता। बहुत स्वागत है प्रिंस लेनिन आपका भी। आप तीनों लोगों से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। प्रिंस लेनिन, सबसे पहले एक अधिवक्ता के तौर पर आप ही अपनी बात रखिए कि सर्वोच्च अदालत संतुष्ट क्यों नहीं दिखी सॉलिसिटर जनरल के तर्कों से। हरीश साल्वे जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उन्होंने जो तर्क रखे उसके बाद भी कुछ सवाल, और कुछ नहीं बल्कि बड़े और कड़े सवाल, वो भी सिस्टम फेल जैसा दिखाई देना, ये सर्वोच्च अदालत का कहना। मामला घिर रहा है, पुलिस इसमें घिर रही है अपनी बनाई थ्योरी में, या सरकार के जवाब से संतुष्टि नहीं मिल रही? देखिए, साफ तौर पे इसमें जो एविडेंसेस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर प्रमाणित करती हैं कि ये जो एनकाउंटर जो दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं प्लांट किया हुआ हो सकता है, क्योंकि जो अक्यूज्ड था वो 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का दोषी था। यहाँ पे पुलिस की जो कार्रवाई जो शुरू होती है, जिस तरह से विद्वेषपूर्ण वाला एक जो एंगल सामने आता है कि जब अपराध उनके साथ हो गया तब वो पूरी तरह से जाग गए और वो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए जो कल तक 60 से अधिक अपराधों में अपराध कारित कर चुका था, थाने के भीतर हत्याएं कर चुका था। तब तक पुलिस सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस के ऊपर उसके द्वारा अपराध किया जाता है, पुलिस कर्मियों की हत्याएं की जाती हैं, तब सिस्टम एकदम से आक्रामक रवैया अपनाता है और जो न्याय की प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया है, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देने लगता है। चाहे भले वो घर गिराने का कृत्य हो या जिन परिस्थितियों में उसका एनकाउंटर दिखाया गया है, इन सब चीजों पर आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया और जो कुछ तथ्यों पर जानकारी मांगी गई और कुछ कटु जो परिस्थितियां हैं उनसे उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का जो साक्षात्कार कराया गया, उससे कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के आती हैं कि जो भी क्या कहते हैं आपके ये जो कार्रवाइयां हैं
वो सही से नहीं चल रही थी, जिसके चलते आपको इन केसेस में अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा है। और इन केसेस में अब ये माना जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी जो रहेगी उसकी ही निगरानी में ये पूरी जांच चलेगी, और दोषी चाहे जो भी हो, पुलिस को कार्रवाई तब करनी चाहिए थी जब उन्हीं के पुलिसकर्मी डीसीपी जो मृतक हैं देवेंद्र मिश्रा ने जो चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन एसएसपी को, जहां पे उन्होंने पुलिस का गठजोड़, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का गठजोड़ उजागर किया था, उस पे कार्रवाई ना करते हुए जो कमियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, जो सिस्टम में कमियां हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट को रिड्रेस करना पड़ेगा। ऐसे अयोग्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे कि निर्दोष पुलिसकर्मियों को, निर्दोष नागरिकों को ऐसे अपराधियों के हाथों जान न गंवानी पड़े। बिल्कुल सही। और देखिए, यही बात थी और यही तर्क रखे गए थे जिससे संतुष्ट नहीं हुई है सर्वोच्च अदालत। लक्ष्मी नारायण जी, पुलिस जो कि थ्योरी बना चुकी है, अब उसी थ्योरी पर उसको आगे बढ़ना, और सरकार भी साथ खड़ी है, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मामला सिस्टम के सिर्फ फेल होने का नहीं दिख रहा, बल्कि कई लूप होल्स भी दिख रहे हैं इसमें। थ्योरी में उलझ जाएगी पुलिस और बात सरकार तक भी जाएगी। जो बात लेनिन साहब कह रहे हैं कि एक वकील के तौर पर उनको भी लग रहा है कि आपसी रंजिश या फिर बदले की भावना से कृत्य किया गया, प्रथम दृष्टया यही दिख रहा है, और यही वजह है कि संतुष्ट नहीं हो रही सर्वोच्च अदालत। अतुल जी, ठीक बात है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपना एक टिप्पणी दिया हुआ है और उन्होंने सिस्टम पर भी उंगली उठाई है जी कि किस प्रकार से इतने बड़े अपराधी की जमानत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने न्याय पद्धति पर भी उंगली उठाई है जी, क्योंकि जमानत तो न्यायालय ही देता है। बिल्कुल। और इसमें जो लूप होल्स हैं, किस प्रकार से केस छूट गए, बड़े बड़े केस थाने में घुस कर के मारने के बाद भी केस छूट जाता है, उसकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई और किस प्रकार से केस छूट गया। क्या कहीं पर समय का भी कोई हेर फेर है कि यदि कोई केस 2001 में होता है और 2010 और 2012 में सुनवाई होती है तो इसका असर पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। समय डिलेड जस्टिस का क्या रोल है हमारे इस पूरे सिस्टम में, इन सारी चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं अब इंक्वायरी होगी तो बात उठेगी ही। रही बात एक थ्योरी की, एक इनकाउंटर की, तो पैरामा फेसाई कुछ भी लगता हो, लेकिन जांच में तथ्यों के आधार पर ही बात होगी। एक बात अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि वास्तविक के धरातल पे, वास्तविकता के धरातल पर घटनाक्रम को एसी रूम में बहुत ज़्यादा समझा नहीं जा सकता है। हाँ, एक मोटा मोटा तौर से चीज़ों को जाना जा सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस आदमी ने 8 पुलिसकर्मी मार दिए हों, उसके गोली चलाते ही सब में भय का वातावरण पड़ जाना स्वाभाविक है। और जिस समय इनकाउंटर हो रहा था तो सभी पुलिसकर्मी निश्चित रूप से इस बात से ग्रसित रहे होंगे कि यह वह व्यक्ति है जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुका है, तो 9वां करने में उसको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो जो घटनाक्रम है उसकी एक विस्तृत जांच हो रही है, और जैसा कि सब कोई जानता है कि हर इनकाउंटर में एक जुडिशियल इंक्वायरी होता ही है, तो उसके बाद उस चीज़ों को सामने रखा जाता है। लेकिन इस बार मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम पर भी उंगली उठाई है। नहीं, ये बहुत बेहतर बात आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर सिस्टम पर उंगली उठाई है ना, तो उसी सिस्टम में हमारी न्यायपालिका भी आती है। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा लक्ष्मी नारायण जी, न्यायपालिका क्या कर सकती है? तारीख पर तारीख तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर कोई भी अदालत, लोअर अदालत, वहां पर भी कोई मामला है, नहीं, गवाह अगर पुलिस प्रस्तुत न कर पाए, और एक ऐसा प्रकरण जहां पर 19 पुलिस वाले खुद गवाह थे एक राज्य मंत्री की हत्या में, वो अगर मुकर जाएं तो विकास दुबे तो बढ़ेगा ही ना, और सिस्टम तो फेल होगा ही। वहां अदालतें, उनका सिस्टम भी ठप रहेगा, सरकार और पुलिस का। वही बात तो थी ना। समय का जो फेर है अतुल जी, देखिए, जो समय, जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज का एक समय होता है। यदि घटनाक्रम हुआ है और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर गवाही हो जाए, केस का निस्तारण हो जाए, तो शायद आपको इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो अच्छा होगा कि इस विषय पर भी कोई गाइडलाइन जारी हो जाए कि हर केस का निर्णय कम से कम कुछ एक निश्चित समय सीमा में हो जाया करे, तो एक बहुत बड़ा राहत इस आपराधिक न्याय व्यवस्था को मिल जाएगा।
नहीं, देखिए आपने बात बिल्कुल सही कही और उसमें कई आयाम होते हैं। मामला सर्वोच्च अदालत का है या मामला अदालत का होता है तो सभी कहते हैं कि अदालत का मामला है, टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन एक दायरे में रहकर हम उस पर चर्चा जरूर कर सकते हो और मैं उस पर चर्चा करूंगा, जिसका एक जिक्र लक्ष्मी नारायण जी ने किया है कि सिस्टम में न्यायपालिका भी है। और आज सर्वोच्च अदालत ने सिस्टम पर अगर सवाल खड़े किए हैं तो उन्होंने अपनी ही न्याय व्यवस्था पर भी एक तरीके से सवाल खड़ा किया। अब इसको लेकर हो सकता है कि भविष्य में उसी सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी, लेकिन एक तर्क उसमें आता है जिसका मैंने जवाब लेना भी चाहा कि अगर गवाह ही नहीं, सबूत ही नहीं, तो न्यायपालिका भी क्या करेगी। इसकी एक व्यवस्था भी अलग से होनी चाहिए। हमारे साथ इरफान सोलंकी भी जुड़ गए, एमएलए सपा के। बहुत स्वागत है इरफान भाई आपका। लेकिन उसके पहले डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण में लगातार मैं और आप चर्चा करते रहे, मेहमान बदलते रहे, दिन बदलता रहा, तारीख बदलती रही। वो भागा, वो पकड़ा गया, उसने सरेंडर किया, उसने मुठभेड़ में पुलिस पर गोली चलाई और एनकाउंटर हो गया। सब कुछ हमने देखा, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत देखकर यह कह रही है कि नहीं भाई, तर्क ठीक नहीं है, सिस्टम फेल दिख रहा है, सरकार का अपना रोल होना चाहिए। और अगर सिस्टम फेल दिखेगा तो सरकार का रोल नहीं दिख रहा। एक ऐसा व्यक्ति कैसे पैरोल पर बाहर आता है, कैसे उसको जमानत मिलती रहती है? यह सवाल तो आप सत्ता में है तो आपके ऊपर ही आएगा, और चूंकि आपने अपनी बात रखने के लिए अदालत तक पहुंचकर तर्क दिए हैं, उन्हें खारिज किया गया। देखिए, ऐसा है अतुल भाई कि आप याद करिए, मैंने जो जो बातें कही थी उनमें एक चीज और जोड़ता हूं कि पहले तो ये कि हमारी सरकार में लोग उसे गिरफ्तार करने गए थे, तभी तो उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे सिस्टम के ऊपर आक्रमण किया। वो बढ़ा कैसे? जिस राज्य मंत्री जी की बात आप कर रहे हैं, शुक्ला जी की, वो मेरे परम मित्र थे विद्यार्थी जीवन से। उनकी हत्या, जघन्य हत्या जिस तरह से हुई, इसके बाद सरकार आई, उस सरकार के काल में एक भी गवाह वहां नहीं पहुंच पाया। अब किसका दोष है ये देख लीजिए। दूसरा, जो सिस्टम है जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, वो सिस्टम सब जगह से खराब है, एक जगह से नहीं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं उसकी चर्चा, मैं चर्चा वो तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं प्रमाण दे सकता हूं कि न्यायालय से भी न्याय नहीं मिलता। आप कितना भी बड़े आदमी हो, लेकिन न्यायालय के सिस्टम में आने के बाद सिस्टम में आपको आना पड़ेगा अगर आपको न्याय चाहिए तो इसमें न्यायालय भी कटघरे में है, इसमें पुलिस प्रशासन भी कटघरे में है। इनकी वो लोग जिनके कारण ये बढ़े, ये एसआईटी उसकी जांच करेगी। और अगर हमने तो साफ कह दिया कि आप एसआईटी की कह रहे हैं तो हम एसआईटी बनाने को तैयार है। हमने उसका कतई प्रतिवाद नहीं किया, हमारी सरकार ने उसका प्रतिवाद नहीं किया, और हम उस पर बना करके उनको बता भी देंगे। तो इसलिए हम जब हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, इसका तात्पर्य है कि हम अपनी जगह पर सही हैं। और एक बात और कहता हूं, आज वो ब्राह्मण हो गया, कल जब ब्राह्मणों की हत्या कर रहा था तब वो ब्राह्मण नहीं था। ये षड्यंत्र है राजनीतिक दलों का कि किस तरह से उनकी बात हो, इसमें कुछ भी गलत निकले, वो हो, चाहे इसमें सिस्टम खराब हो, चाहे इसमें गुंडों की हिम्मत बढ़े, कुछ भी हो। आज एसआईटी उसके मानी आप एक प्रिडिक्शन होती है, आप जरा बताइए इनके पीछे खड़े होने वाले लोग कौन है? यही लोग तो बचाते हैं लोगों को, जो उनके पक्ष में पिटीशन करते, जो सिस्टम को कोलैप्स कर देते हैं। सिस्टम डरता है। एक कल अगर इसमें कई, आपको मालूम है, अधिकारी कई जेल में गए केवल इसी के कारण। और जब अधिकारी जेल में जाता है तो वो डरता है मैं क्यों अपने हाथ से ये सब चीजें ले। तो जब अधिकारी के अंदर भय भर जाता है, जब अधिकारी को न्याय नहीं मिलता, वो करना चाहता है नहीं कर पाता, तब ये स्थितियां पैदा होती, तब गुंडे इस तरह से बढ़ते, तब विकास सुबह इतना बड़ा हो जाता है। ये सारी, इसमें अकेली कोई सरकार या अकेली कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, जिसमें न्यायपालिका भी है और जिसमें पुलिस भी है और जिसमें बाकी लोग भी हैं। ठीक है, देखिए अब ये बड़ी बात हो गई, इसका जिक्र पूर्व आईपीएस अधिकारी भी कर रहे हैं और डॉक्टर रविंद्र शुक्ला भी कर रहे हैं कि सिस्टम को अगर आप सवालों में लाएंगे तो सिस्टम के कितने आयाम निकल कर आएंगे और उसमें कौन कौन आएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी जरूर विचार करेगा। हां, जो बात कही है रविंद्र जी ने कि अब वो विकास ब्राह्मण हो गया,
इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अब जो उनके पुरोधा आ गए, उनकी पैरोकार आ गए, उसे ब्राह्मण बताने लगे और कहने लगे कि सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार है, ये कोरी राजनीति है। उसमें एक राजभर साहब भी शामिल हैं। अभी तक राजभरों के पुरोधा बने हुए थे, अब ब्राह्मणों के पैरोकार बन गए हैं। तो वहां तो राजनीति है, मैं उस पर नहीं जाता। आज मामला सर्वोच्च अदालत में सुनवाई का, हम उसी पर चर्चा करेंगे। इरफान भाई, आप कहते थे कि सरकार ने भगा दिया, फिर आपने कहा सरकार ने मरवा दिया, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, सब जो पहले खुल सकता था वो अब नहीं खुलेगा क्योंकि उसको इनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन अब मामला कोर्ट के पास पहुंच चुका है, वो भी सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालत ने सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि हम मॉनिटर करेंगे, हमारी मॉनिटरिंग में कमेटी जांच करेगी। अब तो उम्मीद होगी कि यहां दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं, इनके लिए तो एक कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। इन्होंने भगाया, इन्होंने सरेंडर कराया, इन्होंने एनकाउंटर करा और इन्होंने फाइल बंद करने की कोशिश करी, पर वो एक कहावत है ना, सत्य परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। और झूठ जितना भी आदमी बोल ले, झूठ चाहे पताल में जाकर छुप जाए, पर झूठ सच के आगे अपने घुटने टेकी देता है। आज मैं बधाई देता हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और इसके लिए एक कमेटी बनाने के लिए राज्य सरकार के ऊपर दबाव डाला है। और मुझे लगता है अब वो सफेद पोश, वो खाकी वर्दी वाले, वो बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े उद्योगपति के नाम सामने आएंगे जो अपने आप को सफेद और बहुत ज्यादा शरीफ इंसान बता के समाज को गंदा करने का काम करते थे। बड़े देर लगी, सच को अपने मुकाम में पहुंचने में बड़े टाइम लगा, पर सच सच है, सच कभी पराजित नहीं हो सकता। ये बात आज फिर से साबित हुई है। रविंद्र शुक्ला जी जवाब देंगे? देखिए, एक बात बताया अतुल जी, मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कह रहे हैं, इनको तो चश्मा चढ़ा कर ये बताइए उसके बाद सरकार किसकी आई थी? विकास दुबे किसके साथ घूमता था? विकास दुबे किस पार्टी का सदस्य? समाजवादी पार्टी का सदस्य था, उसकी पत्नी उसने चुनाव लड़ी, जिला पंचायत की सदस्य बनी। आप जरा बता दीजिए, आप किसकी तरफ उंगली उठा रहे हो? विकास दुबे को पालने पोसने सीखने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया। अब इसको ये मानेंगे नहीं, वो रसीद भी नहीं मानेंगे जो उसने पैसा दिया, वो फोटो भी नहीं मानेंगे। और उस समय कह रहे थे कि ये जो है इन्होंने भगा दिया, अब सरेंडर करा देंगे, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। और इसके बाद आज की डेट में अब कहने लगे कि वो तो हम भी कहते सच सामने आना चाहिए, सच आएगा, ऐसा हम उसका सामना करेंगे और आप ही सामना करेंगे। बहुत अच्छी बात, ये तो अच्छी बात। इरफान सोलंकी जल्दी से जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वही बात तो रविंद्र जी भी कह रहे हैं और वो आपसे उल्टा पूछ रहे हैं। वही बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है कि ऐसा व्यक्ति बाहर आता कैसे था। ये बात आपसे भी पूछी जाएगी क्योंकि आप भी सत्ता में बहुत लंबे समय तक रहे, तब भी वो व्यक्ति बाहर ही था, उसका कद तब भी बढ़ा ही था। अतुल भाई, अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। अतुल भाई, ऐसा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भाई ऐसा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ था उसी दिन कहा था कि अगर गाड़ी ना पलटती तो शायद सरकार पलट जाती। और ये जो चोचले बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वो सदस्य है, मैंने उस दिन भी आपके ये मैं टीवी पे तीसरी चौथी बार आया हूँ और मैंने तीसरी चौथी बार भी यही बात कह रहा हूँ, वो महिला यानी विकास दुबे की धर्मपत्नी समाजवादी पार्टी की सदस्य नहीं थी, समाजवादी बुलेटिन की सदस्य थी। इनको बता दीजिए, जो बीजेपी के नेता हैं वो भूल गए हैं, मोदी जी और योगी जी की चापलूसी करने में इतना व्यस्त हो गए कि सच बोलने में घबरा रहे हैं। और दूसरी बात, जब मेरी सरकार थी तो विकास दुबे जी की हिम्मत नहीं थी, विकास दुबे की हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बड़ा कांड कर दे। जब बीजेपी सरकार आई तो थाने में घुस के उसने गोली मारी। जब बीजेपी सरकार आई उसने आधा पुलिस वालों को एनकाउंटर करके शहीद कर दिया। ये है बीजेपी सरकार और ये था विकास दुबे और बीजेपी का कनेक्शन। ये जो बीजेपी के नेता हैं ये सच सुन नहीं सकते। सैया भाई कोतवाल को दर्द आएगा। अब इनके अंदर ये भय आ चुका है कि हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इनके ऊपर लगाम और नकेल लगाने की जो पहल करी है, मैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार धन्यवाद और कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ। रविंद्र जी बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, उनके हिसाब से उनकी पार्टी के सदस्य नहीं है विकास दुबे की पत्नी, और अगर आपकी सरकार के दौर में एक राज्य मंत्री माना जाए आपका ही, तब भी आपने कुछ नहीं किया।
उसके बाद की सरकारों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तर्क दे रहे हैं कि देखिए उनकी सरकार के दौर में विकास दुबे चुपचाप रहता था, वो ऐसा काम नहीं करता था। आपके आने के बाद फिर उसने 8 पुलिस वालों को भी मार दिया। वो करेगा भी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का समर्थक होने के कारण वो ऐसा करेगा ही नहीं। जब उसने हमारे बीजेपी के व्यक्ति को मारा, राज्य मंत्री को मारा, उसके बाद सरकार बदल गई और हमने तो उसको पकड़ के बंद किया, चार्जशीट सबमिट की। लेकिन इसके बाद पुलिस के जितने भी गवाह थे उनको बदलवाने का काम किसने किया, किस समय हुआ? एक बात। दूसरी, उसकी मां चिल्ला करके कहती है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, भाजपा का नहीं था, इसलिए वो मार डालेंगे, उसके साथ ऐसा करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, उस माँ की बात गलत हो गई, इनकी बात सही हो गई? ये कल्पित है कि अपराधी है, अपराधियों का साथ देते हैं, इस कारण से ये भाषा बोलती है। और मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के मैं स्वागत कर रहा हूँ, उन्होंने एसआईटी बनाई तो बनेगी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए देखिए, दोनों ही स्वागत कर रहे हैं भाई। बीजेपी जो कि सत्ता में है वो भी स्वागत कर रही है, इरफान भाई जो कि सत्ता में नहीं है वो भी स्वागत कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं बार बार सर्वोच्च अदालत को। लेकिन बात सिर्फ बधाई की नहीं है, बात यह है कि बढ़ावा दिया किसने। मां तो बहुत कुछ कहती थी रविंद्र जी, मैंने उस दिन भी कहा था, मां ने तो यह भी कहा होगा कि बेटा सुधर जाओ, बेटा गलत रास्ते पर न जाओ। बेटा गलत रास्ते पर चला गया और तो दुनिया से चला गया, लेकिन आप लोगों के लिए सवाल छोड़ गया है। तो मां तो मां ही होती और मां ने तो हमेशा सही बात ही कही होगी। उसमें से आधा आप नहीं मानेंगे, आधा इरफान भाई नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं मां ने ये कहा तो मैं कैसे मान लूं कि वो समाजवादी पार्टी का नेता था, नहीं था। आप कहेंगे कि नहीं उन्होंने कहा है तो वो था। बहरहाल बहुत जल्दी से लक्ष्मी नारायण जी एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं प्रिंस लेनिन के पास जाऊं। यहां पर देखिए, आपने जिस तरफ इंगित किया है उसमें खुद न्यायपालिका ने यानी अपने ही सिस्टम पर भी सवाल खड़ा किया। लेकिन सवाल के बीच में जवाब यह आएगा कि भाई न्यायपालिका, निचली अदालतें, उन्होंने भी सुनवाई की होगी, विलंब हुआ होगा, बेशक उसमें कोई बात नहीं, लेकिन गवाह नहीं ला पाई पुलिस, गवाह नहीं पहुंचे, सबूत नहीं पहुंचे तो उनको उसको पैरोल देना पड़ा, उनको जमानत देनी पड़ी। यह एक तर्क हो जाएगा। अब यहां पर इस एनकाउंटर में याचिकाकर्ताओं की दलील, मानवाधिकार वालों की अपनी अपील, सरकार को घेरने के कई और तरीके होंगे, पुलिस पर दबाव बनाने के तरीके होंगे। लेकिन लगता है कि हां, एक सर्वोच्च अदालत की जो सर्वोच्च मंशा है कि सिस्टम कहीं से भी फेल हुआ, भले ही एक हिस्सा उसमें न्यायपालिका का भी हो, उसको भी इस बार हम परखें, देखें और कमेटी गठित हो, और सिर्फ गठित ना हो बल्कि लूप होल्स को निकाले, जो सच है वो बाहर आए। उस थ्योरी में अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसको भी सजा मिले और विकास को बढ़ावा देने वालों को भी सजा मिले, क्योंकि अब यह कहा जा रहा कि विकास गया तो सारे राज गए। अतुल जी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि विकास दुबे के बहाने ही सही, यदि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारी ब्रिटिश लिगेसी से बाहर आ जाए और कुछ कानून में परिवर्तन इस प्रकार से हो जाएं जो विक्टिम ओरिएंटेड हो जाएं, तो मुझे व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि आज हमारा जो कानून है वो मोस्टली एग्रेसर ओरिएंटेड है। मानवाधिकार भी बात करता है तो एग्रेसर के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना होनी चाहिए। जो 8 पुलिसकर्मी मर गए, क्या उनका मानवाधिकार नहीं था? क्या उनके लिए हमारे जितने आज खड़े हो गए हैं विकास दुबे के लिए, उतने पुलिसकर्मियों के लिए लोग खड़े हुए? क्या पुलिसकर्मियों के घर कोई गया? बिंदु यह है कि हमें कहीं ना कहीं अपने कानून को विक्टिम ओरिएंटेड करना पड़ेगा, ताकि विक्टिम के जो अधिकार हैं उनकी हम रक्षा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और माननीय सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा जो कमेटी बनाने की बात कही गई है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के ही देखरेख में ये कमेटी कार्य करेगी, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि चीजों में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और चीजें नए तरीके से सामने आएंगी जो व्यवहारिकता के धरातल पर रहेंगी। प्रिंस लेनिन, इसी बात को आप आगे बढ़ाइए और आप कहते हैं कि देखिए ये चीजें थी जिसको सर्वोच्च अदालत ने पॉइंट आउट किया है या फिर अपनी तरफ से कड़े शब्दों में इस पर कहा। लेकिन यहां पर लक्ष्मी नारायण जी भी तो हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें सिस्टम में तो न्यायपालिका का भी हिस्सा आता है। आप किससे पूछ रहे हैं, अदालत किससे पूछ रही है कि बेल कैसे मिल गया, बेल कहां से मिल गया होगा विकास दुबे को? सवाल ये भी तो है। ये बहुत बड़ा सवाल है।
और ये भूल रहे हैं कि ये सवाल इन्हीं के आसपास मंडरा रहा है, इन्हीं के चारों ओर इनको घेरता हुआ खड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी सरकार में बाहर और अंदर होने की बात कही गई है, अभी ये घटना होने से पहले जब मैं पुनः कह रहा हूं कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने जब चिट्ठी लिखी थी तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई? इसकी सरकार का मुंह देख रहे थे। क्यों नहीं उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की गई? क्यों नहीं भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को उसके इलाके से हटाया गया? क्यों सोती रही पुलिस? क्यों सोता रहा एडमिनिस्ट्रेशन? अदालत ने जो पूछा है कि बाहर कैसे आया, तो कोई व्यक्ति अंदर कैसे जाता है, पहले ये बताइए। अंदर तो किसी आरोप पे जाता है, उसके खिलाफ जो साक्ष्य होते हैं उसके आधार पर अदालत उसको गुण दोष के आधार पर सजा देने या छोड़ने का फैसला करती है। बिल्कुल, अब जब थाने के अंदर घटना हो रही है, 19 पुलिस वाले जो गवाह हैं वो गवाही देने की जगह मुखबिरी कर रहे हैं। ये इस केस में सामने आया है। सबसे शर्मनाक पहलू है कि पुलिस खुद एक अपराधी के लिए मुखबिरी करती हुई इसमें पाई गई है, और यहां तक कि एक पुलिस के बहुत बड़े पद पे बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति वो दोषी पाए गए हैं जिनको मात्र ट्रांसफर करके छोड़ दिया गया है। कहां से आप सिस्टम सुधारेंगे जब तक आप कड़े निर्णय नहीं लेंगे? यहाँ ट्रांसफर करना, लाइन हाजिर करना कोई सजा नहीं होती है। जो दोषी व्यक्ति है वो दूसरी जगह जाकर के, दूसरे विभाग में जाकर के वैसे ही अपराध को और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देता रहता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कीजिए और उनको सबसे पहले इस अनुशासित फोर्स से बाहर करिए, बेदखल करिए। और जिस तरह से आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कहीं ना कहीं आज जब पुलिस के ऊपर ये इतनी बड़ी आफत आ गई, तब पुलिस की आंखें खुली और पुलिस घर गिराने से लेकर के एनकाउंटर से लेकर के सारे उनको अपने अधिकार याद आ गए। सारे उनको निर्दोष और बेगुनाह और विक्टिम दिखने लगे। जो 60 अपराध अभी तक विकास दुबे ने किए थे उसमें कोई विक्टिम नहीं था क्या? उसमें इसका जवाब लक्ष्मी नारायण जी से मैं लूंगा, उसके बाद मैं रविंद्र जी के पास और इरफान भाई के पास जाऊंगा। प्रिंस लेनिन के सवाल का जवाब लक्ष्मी जी आप दीजिए। जब एक नेता की हत्या हो जाती है तब पुलिस के 19 लोग गवाही नहीं देते हैं, मुकर जाते हैं। जब 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं तब फिर एनकाउंटर की बात आती है। ठीक है, हो सकता है कि एनकाउंटर की थ्योरी सही हो उनकी, लेकिन यहां तो वो सवाल आप पर ही आ रहे हैं, यानी पुलिस पर ही आ रहे हैं ना। पुलिस के अधिकारी को चिट्ठी पुलिस सो रही, एक सीओ लगातार शिकायत कर रहा है, अब वो शहीद हो गए हैं, उनकी मुखबिरी पुलिस का एसएचओ कर रहा है। तो सवाल और किससे पूछे? राजनेता और पार्टियां तो राजनीति करती रहती हैं। अतुल जी, हाँ अतुल जी, हाँ देखिए ऐसा है, ये बात किसी भी सिस्टम में सिस्टम को चलाते व्यक्ति ही हैं, और हर जगह पे हर सिस्टम में अच्छे और खराब व्यक्ति होते हैं। तो जो खराब है, जिसने गलत काम किया, उसको पूर्ण रूपेण सजा मिलनी चाहिए, इसका मैं पूरा समर्थक हूं। दूसरी बात यह है कि हमारे पुलिस विभाग में एक मैं विशेष बात यह बताऊं कि क्षेत्राधिकारी का जो पद है ये अत्यधिक कमजोर हो गया है। जब ये बनाया गया था तो ये आशा की गई थी कि ये पूरी तरह से पूरे अपने थानों का पर्यवेक्षण करेंगे। आज स्थिति ये है कि क्षेत्राधिकारी बिल्कुल साइडलाइंड हो जाता है, वह एक तरह से निग्लेक्टेड लॉट हो गया है पुलिस के अंतर्गत। अब ये पुलिस क्षेत्राधिकारी की जो जांच रिपोर्ट थी, जो उसकी एक सीक्रेट रिपोर्ट थी, अभी ये पाया जाएगा कि वो मिली नहीं। सच्चाई ये है कि क्षेत्राधिकारी बेचारे बाई हैंड जो है जा करके अपने सीनियर अधिकारियों को देते हैं। उस पर कार्रवाई होना चाहिए था, और अगर मान लीजिए क्षेत्राधिकारी ने नहीं भी दिया था तो क्या संबंधित एसएसपी को पता नहीं था इसके बारे में? बिंदु ये है कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब रही बात कि बेल होने की और न होने की, तो मैं इसमें एक बात सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत से निर्णय निचली अदालतों से फांसी तक की सजा होती है, आगे जैसे न्यायालय में जाता है तो सजा या तो माफ हो जाती है या हल्की हो जाती है। तो क्या नया एविडेंस पैदा हो जाता है जबकि सिर्फ एनालिसिस ही की जाती है। तो कई बार जज का डिस्क्रिशन बहुत महत्वपूर्ण होता है अपराधों के संबंध में। मैं एक बार हमेशा कहता हूं कि लॉ कैन बी ब्लाइंड बट जज शुड नॉट बी ब्लाइंड। तो ये बात एक विशेष ध्यान देने की है कि जब एक जघन्य कांड हो जाता है, पेपरों में आता है, न्यूज में आता है, बहुत सी चीजें होती हैं, तो एक व्यक्तिगत संज्ञान भी कहीं ना कहीं कोई मतलब रखता है। कोर्ट कभी मना, न्यायालय कानून में ये कहीं मना नहीं किया गया है कि व्यक्तिगत संज्ञान नहीं लिया जा सकता।
हाँ, देखिए, लॉ अंधा है, बिल्कुल कानून अंधा है। बिल्कुल बिल्कुल But आपने मैं आपने हमेशा बड़ी कहता बात हूं कही। और कि देखिए, जितनी मैं जानकारी चीजों को रखता हूं, नहीं यही होना कहा भी चाहिए। जाता है लक्ष्मी नारायण जी कि आखिरी में जज का विवेक ही काम में आता है। जज के विवेक पर ही फैसला निर्भर करता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो पुलिसिंग में आपने बताया कि सीओ यानी सर्किल ऑफिसर यानी क्षेत्राधिकारी वो किस तरीके से साइडलाइन रहता है, ये मैं खुद समझता हूं। व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों ने भी इन तमाम चीजों को देखा है। एसएचओ पावरफुल, एसपी पावरफुल और क्षेत्राधिकारी दफ्तर फुल हो जाता है, नहीं दफ्तर में ही सिपट जाता है। शायद यही देवेंद्र के साथ भी हुआ। लेकिन रविंद्र शुक्ला जी, अब सवाल यहां पर यह है, आप कहेंगे कि इरफान सोलंकी की पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने सरपरस्ती दी, तो विकास दुबे शांत रहा, साम्राज्य बढ़ता रहा, चलिए मान लिया। लेकिन आपके आने के बाद क्या बदल गया? 17 में गिरफ्तार हुआ, बाहर आ गया। कोर्ट का, न्यायपालिका का, तमाम अन्य सिस्टम का उनकी खामी तो हम देख रहे हैं। लेकिन आपके आने के बाद पुलिसिंग की खामी में भी सुधार नहीं आया। अगर उस चिट्ठी का संज्ञान हो जाता तो शायद ना तो ये दिन देखना पड़ता और ना ही अदालत के सामने जाकर ऐसे तर्क रखने पड़ते। एक गलती से, वो चाहे किसी की हो, पूरी सरकार पर सवाल है और विपक्ष को मौका मिलेगा, वो सवाल उठाएगा। भाई यह सवाल ठीक है और निश्चित रूप से मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जिस अधिकारी की इसमें गलती होगी वो जांच के दायरे में है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब वो कहते हैं ट्रांसफर करके छोड़ दिया। जरा आप बताइए कौन सा ऐसा कानून है जिसमें बिना जांच के उसको जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाए? पहले जांच होगी, जांच के दायरे में वो है और दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से हो सकता है उस अधिकारी को वो चिट्ठी जो हाथ में, जैसा बता रहे अधिकारी को उसके हाथ में दिया है, अगर दिया है तो कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई कोई रोक नहीं सकता। एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूँ, जो निवर्तमान पुलिस अधिकारी महोदय ने कही है वो बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि जो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया कानून है, इस कानून को फिर से पुनरीक्षित करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसमें जिस तरह की खामियां हैं उसमें निश्चित रूप से जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जिनकी शक्ति है वो छूट जाते हैं। एक मिनट का समय लेते हुए मैं केवल एक बात का ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, मैं और आप भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, एक नए पैसे की चोरी, एक आने की चोरी या सामान की चोरी, ये कॉग्निटिव रेफरेंस है। आप 379 और 380 इसको पढ़ लीजिए और इसके बाद आपको किसी को भी आप जूते मारिए, किसी भी व्यक्ति की इज्जत उतार दीजिए, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और अवेलेबल है। एनसीआर में की जाएगी 323, 504 ये धाराएं आईपीसी। जब एक व्यक्ति का सम्मान एक नए पैसे के बराबर नहीं है इस कानून में, अर्थ का इतना महत्व है कि 1 रुपए एक नए पैसे की चोरी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी सम्मान पूरी दुनिया करता हो, जो पद्मश्री, पद्म विभूषण प्राप्त हो या नोबेल पुरस्कार विजेता हो, उसको किसी भी चौराहे पर पकड़ के जूते मारिए, उसको बेइज्जत करिए, कपड़े फाड़ दीजिए, उसका मुंह काला कर दीजिए। इसके बाद रिपोर्ट अगर दर्ज हुई, पहले तो रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी और दर्ज होगी तो 323, 504 में होगी आईपीसी धारा में, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, अवेलेबल है। अब आप बता दीजिए, व्यक्ति की जब इस तरह की कानून में व्यवस्थाएं हैं, जब से उस व्यवस्थाओं से बाहर ये देश नहीं आएगा। रविंद्र जी, अब ये हमें बता के हम क्या उम्मीद करें कि हमसे आपको क्या जवाब मिलेगा? सरकार आप हैं भाई, केंद्र में भी आप हैं, प्रदेश में भी आप हैं। अगर 1200 कानून जिनका कोई मतलब नहीं था उसको आपने हटा दिया तो इस व्यवस्था को बदल दिए। ब्रिटिश तो चले गए तो ब्रिटिश का कानून क्या? आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छा उदाहरण है और आप तो अधिवक्ता भी हैं। तो मैं तो यही कहूंगा ना कि सरकार आप हैं भाई, सरकार में आप जब हैं तो आप उस व्यवस्था को बदलिए। वो चाहे न्यायपालिका की खामी हो, पुलिसिंग की खामी हो या फिर कानूनी खामी हो, ये आपको ही करना है। ये किसी और के जिम्मे अब नहीं है। जब था तो उन्होंने नहीं किया, आगे कोई और आएगा तो करेगा कि नहीं करेगा? आप कर सकते हैं और आप चाहते हैं, आप तो खुद भी चाहते हैं, तो करके दिखाइए ना, हमसे पूछकर क्या करेंगे। बहरहाल इरफान सोलंकी, एक सवाल, आप कहते हैं कि आप सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, बधाई दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि फिर आप ये कैसे कहेंगे कि सरकार विकास दुबे के जरिए राज दबाना चाहती थी? सरकार भी स्वागत कर रही है, कह रही है हम तैयार हैं एसआईटी के लिए, हम तैयार हैं कमेटी के लिए, हमने अपनी तरफ से भी न्यायिक जांच शुरू करा दी थी, सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लिया, वो कहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। दोनों ही तो वही मांग रख रहे हैं, तो मंशा किसकी गड़बड़ है? और सिस्टम जो कि फेल है,
उस सिस्टम में खेल है, और अगर खेल है तो वो बड़ा खेल होगा, सिर्फ एक पार्टी तक नहीं होगा, उसके लिए भी तैयार हैं। अतुल भाई, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। प्लीज आप मुझे बीच में ना बोलिए, क्योंकि जो सवाल शुक्ला जी ने करा था, जी शुक्ला जी ने आपने बात शुरू करने से पहले एक बात कही थी, जो आपने कानपुर के भूतपूर्व एसएसपी जो तत्कालीन डीआईजी बने और फिर उनको मेरठ भेज दिया गया, उनके लिए बात शुरू करी थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। शायद यही उन्होंने कहा था, जो मैं सुन पाया हूँ, क्योंकि मेरे सामने टीवी तो है नहीं, मैं है ना, उन्होंने बात ऐसे ही शुरू करी थी कि अधिकारी के खिलाफ जांच होगी, उसके बाद होगा। तो यही तो अखिलेश जी भी कह रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे कि जो दुबे है जिसका एनकाउंटर हुआ, अगर वो आ जाता, पकड़ में आता, तो कुछ राज सामने आ जाते, उसके बाद एनकाउंटर कर देते। कौन सी इतनी आरन फारन में जरूरत थी, कौन सी आफत आ गई? जो तस्वीरें टीवी में, आपके भी चैनल में, तमाम चैनलों में दिखाई जा रही है, उज्जैन में जब विकास दुबे पकड़ा जा रहा है तो वो सिपाहियों के पीछे एकदम फ्री चल रहा है, उसके हाथ भी नहीं बंधे हुए, और जब ये जीप्सी में, माफ करिएगा, सफारी में बैठा हो, उसके हाथ बंधे हुए हैं, और वो पिस्टल छीन के भाग रहा है, लंगड़ा रहा है, जिसका पैर टूटा हुआ, 5 किलो का पेट है जिसका, वो पुलिस से बाहर निकल जाएगा। ये तो वही हिसाब है कि तैया मेरी पैया मेरी चिल्मी मेरे बाप की, वो हिसाब है कि ये सरकार न्याय करेगी नहीं। शुक्ला जी अधिवक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, पर ये क्योंकि सच बोलने से घबरा रहे हैं, सच नहीं बोल पाएंगे। बीजेपी के एक पद अधिकारी हैं, क्योंकि ये सच बोलने से घबरा रहे हैं। भाई, आपने भी विकास दुबे को जो पिक्चरों में दिखाया गया, यानी चैनलों में बताया गया है, वो पैर से लंगड़ा था, वो लंगड़ा के चलता था। क्या अतुल भाई, आपके ये बात हजम हो रही है कि वो पुलिस की पिस्टल छीन के लेके भागेगा? आप बता दीजिए। आप माशाल्लाह हजारों शो में एंकर बन चुके हैं, हमारे वकील साहब शुक्ला जी हजारों केस लड़ चुके हैं, क्या ये बात हजम हो रही है? इरफान भाई, अगर आपने 2 मिनट पूरा कर लिया हो, तो अगर आपने व्यक्तिगत मेरे से सवाल पूछा है तो मैं एक जवाब दे देता हूं। मैं देता हूं आपको जवाब, फिर तो रविंद्र जी की जिम्मेदारी है, वो आपको व्यवहारिक तौर पर, राजनेता के तौर पर जवाब देंगे। मेरा जवाब ये है, मुझे तो हजम ये भी नहीं होता कि 5 किलो का पेट उसका कैसे हो गया, इतने साल तक उसका खेल कैसे चलता रहा। मुझे हजम तो यह भी नहीं होता है कि वो लंगड़ा कर वहां पर चल रहा था, उसके बाद भागने लगा, वो आपको नहीं हजम हो रहा है। वो लंगड़ाने वाली उसकी नौबत आने के बाद भी उसका लंगड़ाना उसके साम्राज्य के बीच में कभी आड़े नहीं आया, ये भी मेरे हजम नहीं होता। वैसे लंगड़ा आपने सुना होगा, एक पिक्चर में एक कैरेक्टर था लंगड़ा त्यागी, तो ऐसे कई लंगड़े होते हैं जो कि लंगड़ा कर चलते हैं, लेकिन उनका साम्राज्य बढ़ता रहता है। बहरहाल रविंद्र जी, आप जवाब दीजिए। लंगड़ा ने कितने लोगों को मार दिया? ये उस समय लंगड़ा नहीं था, लोगों के हथियार छीन के भाग गया तब लंगड़ा नहीं था, जब वो उज्जैन तक पहुंच गया तब लंगड़ा नहीं था, इतनी यात्रा कर ली लंगड़ा। इनको कोई कमी निकालनी है, इनको कुछ न कुछ कहना, अगर ये नहीं मरता तो देखो जिंदा ले आए, उसको बचा लिया, मर गया तो मार डाला। अब इनको तो कुछ न कुछ कहना है, इन्हें आरोप लगाने हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, केवल ये दिखाई देता है कि राजनीति हमारी कैसे चमके, कैसे हम कह दें कि ब्राह्मण को के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उस समय ब्राह्मण नहीं था जब वो शुक्ला जी को मार रहा था, पांडे जी को मार रहा था, बाकी सबको मार रहा था। ये तो किसी भी हालत में सरकार के खिलाफ कैसे वातावरण बने, ये प्रयत्न इनका रहता है, कोई तथ्यात्मक बात नहीं। बार बार उसी बात को रिपीट करना, बार बार उसकी माँ की बात गलत हो गई लेकिन उनकी बात सही है, तो माँ गलत कहेगी। माँ तो इतनी निर्मल होती है, अपने लड़के के लिए कभी गलत नहीं कर सकती, उसको गलत कह देंगे ये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो ये अपराध करता रहा तो लंगड़ा नहीं था, आज लंगड़ा है वो? ये बताइए इरफान भाई। आप अपने कैमरेमैन से कहिए, एक मैं फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, जो आप अपनी दिखा दिया जाए भाई, फुल स्क्रीन दिखा दिया जाए। इरफान भाई जो फोटो दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन दिखा दिया जाए। कानपुर में हूँ और ये एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, और इसमें देखिए
कि कैसे गोली किसको कहां लगी है, और पुलिस की पिस्टल छीनना कोई मामूली बात है? देख लीजिए, ये फोटो बता रहे हैं, ये देखिए गोली सीने में लगी है, वो आदमी भाग नहीं सकता था। और जो शुक्ला जी बता रहे थे कि वो उज्जैन दिल्ली यहाँ पहुंच गया, तो वो पैदल चलते हुए नहीं पहुंचा है, वो गाड़ी से जैसे पुलिस ने इरफान भाई मैं रोक के माफी चाहूंगा मैं रोक कर आपको एक बीच में कमेंट कर रहा हूं, चूंकि वक्त कम है तो मैं फाइनल कमेंट की तरफ जाऊंगा। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वो रिपोर्ट हम पहले दिखा चुके हैं। आप कहते हैं कि कहां कहां गोली मारी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। मुझे याद है आपके दौर में एक अधिकारी हुआ करते थे, यशस्वी यादव उनका नाम था, और एक कांड हुआ था तो उन्होंने भैंसे की टांग काट के दिखाया था कि देखिए कैसे हथियार से कट सकती है हड्डी। वो प्रकरण भी मुझे याद है, और बहुत बड़ा बवाल उस पर भी हुआ था कि पुलिस अब क्या इस तरीके से प्रमाण देगी। ये सारे पहलू अब कोर्ट में जाएंगे। अब यहां दिखाने की जरूरत नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया, कहां गोली लगी, वो सर्वोच्च अदालत अब मॉनिटर कर रही है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल फाइनल कमेंट प्रिंस लेनिन आपका, एक अधिवक्ता के तौर पर आपने कहा कि बहुत सारे सवाल हैं, और वो सवाल सबसे अहम है कि उनकी तरफ ही जा रहे हैं जिनके जरिए उठे हैं, यानी पुलिस पर, खासतौर पर पुलिस पर। सरकार का व्यवहार, सरकार की बात, किसकी सरपरस्ती थी वो तो अलग बात है, लेकिन पुलिस महकमे के अंदर ही बहुत सारे सवाल हैं। सर्वोच्च अदालत ने शायद उसी पर पॉइंट आउट किया है। आपको लगता है कि इतना आसान होगा जस्टिफाई करना कमेटी के सामने, अदालत के सामने, इन दलीलों के अलावा कोई और अगर थ्योरी और कोई दलील आती है तो कहां ये घिरेंगे या कहां से निकल पाएंगे? अतुल जी, इस जो इनकाउंटर है और ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें तमाम लूप होल्स हैं। जिस तरह से उसकी साठगांठ प्रमाणित हुई है स्थानीय पुलिस के साथ, जिस तरह से पुलिस के एक आला अफसर की जो चिट्ठी है उस पर इतनी बयानबाजी, गुमराह करने के प्रयास किए गए, चिट्ठी को गायब करने का प्रयास किया गया, तो कहीं ना कहीं जो अभी तक जो जांच चल रही थी वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या क्लास ऑफ व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी, और ये कहीं से भी निष्पक्ष जांच नहीं प्रतीत हो रही थी। क्योंकि अगर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की गई होती तो जिनको आज ये विक्टिम बता रहे हैं 8 पुलिस वाले, वो जीवित होते, उनकी हत्या हो ही नहीं सकती थी। उनको उस गैंगस्टर को कैसे ये सूचना मिल गई कि 8 पुलिस की रेड होने वाली है? तो पहले तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए ना कि आपने अपने सिस्टम में जो कमियां छोड़ रखी हैं उसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई है। निर्दोष पुलिस वालों को जान अपने ही पुलिस महकमे की लापरवाहियां और कमियों के तहत गंवानी पड़ी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना पड़ेगा, और जो इसके दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सख्त कार्रवाई की बात तो लक्ष्मी नारायण जी भी कह रहे हैं, खुद पूर्व आईपीएस अधिकारी, उनका भी मानना है कि पुलिस के अंदर भी अगर कोई गड़बड़ है तो वो उसके पक्षधर नहीं है कि उसको यहां पर मुक्ति मिल जाए, उसके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, जो सवाल यहां पर है, देखिए सरकार, राजनेता, उनके अपने तर्क होते हैं, उनकी अपनी बातें होती हैं, वो अलग अलग दौर में आप लोगों ने झेला होगा और भविष्य में आगे वो महकमा झेलेगा। राजनीतिकरण ने ही तो पुलिसिंग को बर्बाद किया है। इस सच्चाई को ना तो इरफान भाई स्वीकार करेंगे ना रविंद्र जी स्वीकार करेंगे। लेकिन आपसे मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस थ्योरी के साथ अगर फिर से कमेटी के समक्ष कल को प्रस्तुत होना पड़े महकमे को, या फिर सर्वोच्च अदालत के सामने बताना पड़े कि हां यही थ्योरी थी और ऐसा ही था, आपको लगता है कि हां ठीक ठीक निकल जाएगी पुलिस, या पुलिस भी घिर रही है, सरकार पर तो बात आएगी? देखिए, ये सारा मैटर एविडेंस वे करने पर होगा कि किस एविडेंस को कितना महत्व दिया जाता है। वो जांच का है पूरा विषय, और विवेक का भी है। वो सारी बातें अपनी जगह होंगी। कहीं ना कहीं विकास दुबे का आपराधिक चेहरा जो है वो भी इस कमेटी में रहेगा। बाकी चीज़ें जो हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो ये आदेश हुआ है वो निश्चित रूप से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहीं ना कहीं ओवरहाल करेगा, कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा, और ये निश्चित रूप से लॉन्ग वे में फायदेमंद ही होगा।
चलिए, विकास के बहाने कम से कम यहां पर सिस्टम में जो विकास नहीं हो पाया था और विकास होना चाहिए था समय के बदलाव के साथ, शायद उस पर कोई काम अब इसी बात से आगे हो जाए, इसकी उम्मीद हम करेंगे। रविंद्र जी, बहुत जल्दी से संक्षेप में फाइनल कमेंट। राजनीति है, लेकिन राजनीति के बीच में आपके ऊपर एक जवाबदेही बनती है कि किसी ने पाला पोसा होगा, आपने पकड़ा, आपने फिर गिरफ्तार कराने की कोशिश की और फिर ये हो गया और फिर वो हो गया। लेकिन ये सब कुछ होने के बीच में वो एक राज अभी तक आया नहीं जिसको जानना चाहते हैं इरफान सोलंकी। वो राज भी निकल कर आएगा, उम्मीद करें आपके रहते। बिल्कुल 100%। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी बना दी है, तो अब तो सारे तथ्य निकल कर आएंगे। एक बात कहकर के बात खत्म करूंगा। आदरणीय अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है कि उसके सीने में गोली लगी है। वो अधिकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनको गोली लगी है। वो जब सामने गोली चला रहा था तभी तो गोली लगी है। आपको ये नहीं लग रहा कि वो अधिकारी घायल हुए, उनको गोली नहीं लगी क्या? वो अस्पताल में एडमिट है, उनको नहीं दिखाई दे रहे। इनको दिखाई दे रहा है कि विकास दुबे के सीने में गोली लगी। ये उनके सीने में, विकास दुबे के सीने में गोली नहीं लगी, वास्तव में इनके सीने में आग लगी है कि कैसे इसका लाभ उठाया जाए, ये असली बात है। इसलिए उसकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बाकी सब इतना उनके प्रति ममत्व पैदा हो गया उसके प्रति। आश्चर्य, कल तक कह रहे थे कि ये करेंगे, कल वो कर रहे, आज उसके प्रति ममत्व पैदा हो गया। ये इनका यही रविंद्र जी, आपका तो इतना पुराना अनुभव है, इसी को तो राजनीति कहते हैं ना। आधा आधा सोचो, आधा दिखाओ, आधे पर बात करो और फिर चले जाओ, इसी को तो राजनीति कहते हैं। आप और इरफान भाई बखूबी समझते होंगे, हम क्या इसमें ज्यादा बोले। बहरहाल इरफान भाई, बहुत जल्दी से सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो कुछ है, लेकिन मंशा तो रविंद्र जी की और उनकी पार्टी की भी वही है जो आपकी है। आप भी चाहते हैं राज जो कि छुप गए, दब गए, वो बाहर आ जाएं। अब तो सर्वोच्च अदालत बाहर लाने के लिए ही दखल दे चुकी है, तो राज तो आएंगे ही। स्वागत करिए, कैसे बचा लेगी सरकार? अतुल भाई, सबसे पहले जो शुक्ला जी बोल रहे थे, तो आप उनको एक बात जरूर बता दीजिए कि पुलिस ने जो बयान दिया है, उसने बयान ये दिया है कि विकास दुबे भाग रहा था, पीछे से गोली मारी गई। उन्होंने ये बताया था, शुक्ला जी स्थिति पूरी नहीं करके आए, इनसे कहिए कि ऐसी डिबेट में जब आया करे तो अच्छी तरह पढ़ के आया करे, क्योंकि अधूरा ज्ञान जी का झंझार होता है। इनके लिए यही अधूरा ज्ञान, इनके लिए जी का झंझार। पुलिस ने उसको नीचे उतार के गोली मारी है, और जो पुलिस वालों के ऊपर 6 गोली चली है, सुन लीजिए, या तो आप बुलाया करें अतुल भाई, तो मुझे बोलने का मौका दिया करें, या तो फिर आप हमें ना बुलाया करें, क्योंकि ये सच सुनते नहीं है। सच सुनते इनके कभी होने बुलाया करें। आप नहीं आएंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें कौन दिखाएगा इरफान भाई? इसीलिए तो बुलाया आपको। आप बोलिए, आपने बोला तो रविंद्र जी थोड़ा नाराज हो गए, वो बोल रहे थे। तो अतुल भाई, इनको बताइए कि पुलिस ने जो बयान दिया है वो ये दिया है कि विकास दुबे भाग रहा था, हमने गोली चलाई पीछे से, और वो तो दूध का दूध पानी का पानी पोस्टमार्टम में हो गया कि गोली सीने पे लगी, ना कि पीठ पे लगी है। अब एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि होमवर्क इरफान भाई, वरना सेमीफाइनल में फेल हो जाएंगे, तो फाइनल नहीं खेल पाएंगे मेरे साथ। अच्छा, फाइनल आपके साथ नहीं खेल पाएंगे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं, आप भी थोड़ा तैयार होकर आया करिए, वरना आप भी फाइनल नहीं खेल पाएंगे हम लोग के साथ डिबेट में। पुलिस ने जो बयान दिया है ना, उसके बाद एसटीएफ ने रिक्रिएशन किया है, और रिक्रिएशन करके ये दिखाया है कि वो भागा, उसके बाद कैसे पलटा और कैसे गोली लगी। तो गोली सीने में ही लगेगी, ये पुलिस की थ्योरी और उनका रिक्रिएशन है, वो कोर्ट में देंगे। तो जानकारी थोड़ी आपकी भी अधूरी है, जैसे आपकी नजर में रविंद्र शुक्ला जी की अधूरी है। बहरहाल सारी जानकारी कोर्ट ने मांगी है, कोर्ट में देना है पुलिस को जानकारी, और कोर्ट में देना है जवाब। एसआईटी जब जांच करेगी, कमेटी जब जांच करेगी, तो महकमा, सरकार सब उनके सामने आएंगे, जिनको वो बुलाएंगे, और फिर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपका, रविंद्र शुक्ला जी आपका, प्रिंस लेनिन आपका, और लक्ष्मी नारायण जी आपका। तो देखिए, राजनीति अभी भी है। सीने पे गोली लगी, पीठ पे गोली लगी, पैर पर गोली लगी, विकास ब्राह्मण था, तमाम तरह की बातें होंगी और भविष्य में होती रहेंगी चुनाव नजदीक आते आते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्वोच्च अदालत ने सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है। वो सिस्टम जो कि पुलिस का है, पुलिस के अंदर का है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है, उसमें कोई शक नहीं।
लेकिन वो सिस्टम जो कि न्यायपालिका के इर्द गिर्द भी आता है, बड़े दायरे में रहते हुए उस पर भी सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, उस पर भी विचार सर्वोच्च अदालत को करना पड़ेगा। बाकी सरकारों का जिम्मा होता है, और अगर एक पार्टी जो कि केंद्र में भी सत्ता में है, बहुमत के साथ है, प्रदेश में भी है और बहुमत के साथ है, उसके पास अधिकार है पुलिस मैनुअल में बदलाव करने का, पुलिसिंग के सिस्टम में बदलाव करने का, या फिर कुछ कानून बाधक बन जाते हैं, ऐसे तमाम विकास दुबे को बढ़ाते हैं, तो उस कानून को भी खत्म करने का यही मौका है। नमस्कार।